नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और साल 1865 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्थ थिएटर में गोली मार दी गई थी। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक बड़ी और दुखद घटना मानी जाती है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। देश की राजनीति और डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फार्मर्स का वेलफेयर सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। उन्होंने यह बात तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन के दौरान कही, जो मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत नमो ऐप के जरिए किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में अब एक नया माहौल बन रहा है और लोग बीजेपी और एनडीए को चेंज की उम्मीद से देख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब से एनडीए सरकार केंद्र में आई है तब से राज्य में रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं और इन सब पर काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को लेकर भी कहा कि उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसका असर ग्राउंड लेवल पर भी दिखने लगा है। साथ ही उन्होंने हेल्थ सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ और मिडिल क्लास तक कई क्षेत्रों में बदलाव पर सरकार फोकस कर रही है। कल देश भर में जालियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी पर शहीदों को याद किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने इन वीरों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि इन शहीदों के बलिदान ने देश में आज़ादी के लिए नई चेतना और संकल्प जगाया। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह घटना आज भी देश की अंतरात्मा को झकझोरती है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका साहस आज भी लिबर्टी, जस्टिस और डिग्निटी के लिए लोगों को प्रेरित करता है और समाज में पॉजिटिव फोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे देश को एकजुट करने वाली घटना बताया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसने स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया और भगत सिंह व उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी ने पूरे देश को झकझोर दिया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी का एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा है, जो पूरी तरह विमेन एम्पावरमेंट को समर्पित होगा। उन्होंने बताया कि 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 तक लागू करने की तैयारी है, जिस पर 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज 14 लाख से ज्यादा महिलाएं लोकल बॉडीज में काम कर रही हैं और कई राज्यों में उनकी भागीदारी करीब 50% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने जल जीवन मिशन जैसी स्कीम्स में महिलाओं की भूमिका को अहम बताया। साथ ही जन धन, उज्ज्वला, मुद्रा और एसएचजी के जरिए करोड़ों महिलाओं फाइनेंशियली एम्पावर हुई हैं और लखपति दीदी इनिशिएटिव भी तेजी से बढ़ रहा है। अब फोकस इस बात पर है कि महिलाओं की भागीदारी पंचायत से पार्लियामेंट तक और मजबूत बने। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर भारत सरकार ने बड़ी राहत भरी जानकारी दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू एलपीजी की 100% सप्लाई जारी है और कहीं भी ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लागू की जा रही है ताकि डाइवर्जन रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई अब 70% तक बहाल हो चुकी है और 14 मार्च से अब तक 1,82,000 टन से ज़्यादा एलपीजी की बिक्री हुई है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। वहीं हानिफ कुरैशी ने बताया कि पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की सब्सिडी मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है, जबकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए सब्सिडी जुलाई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही ट्रक्स और बसेज के लिए मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस में 6 महीने की छूट दी गई है। मुकेश मंगल ने बताया कि पर्शियन गल्फ में सभी इंडियन शिपयर्ड्स सेफ हैं और जग विक्रम शिप 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ कंडला पोर्ट पहुंचने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत गल्फ देशों से संपर्क मजबूत कर रहा है, जबकि एस जयशंकर ने यूएई दौरे में भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा की। यह दिखाता है कि सरकार सप्लाई, सेफ्टी और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन पर लगातार नजर बनाए हुए है। गुजरात से एक खास शैक्षणिक कार्यक्रम की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स राजकोट के पहले कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया।
इस दौरान पहली बैच के करीब 50 छात्रों को डिग्री दी गई। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहे। अब आगे के कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गांधीनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सामाजिक समरसता महोत्सव में शामिल होंगी। इसके बाद वह राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगी। इस तरह राष्ट्रपति का यह दौरा एजुकेशन और सोशल इवेंट्स दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 77 साल के लालू यादव को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस में छूट दे दी है। सुनवाई के दौरान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि इस केस में पहले से मंजूरी यानी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि बिना सैंक्शन के पूरा मामला ही गलत है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी लालू यादव की याचिका खारिज कर चुका है और कहा था कि 2018 तक कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होता। यह मामला 2004 से 2009 के बीच रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। अब इस फैसले के बाद केस की सुनवाई आगे जारी रहेगी और आने वाले समय में इस पर और बड़े अपडेट आ सकते हैं। हंगरी की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तिस्जा पार्टी के नेता पीटर मगियर ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया और हंगरी के बीच डीप फ्रेंडशिप और शेयर्ड वैल्यूज हैं और दोनों देश मिलकर बिलैटरल कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने हार स्वीकार कर ली है, जिसके साथ ही उनका 16 साल का शासन खत्म हो गया। करीब 80% वोट गिनती में मगियर की पार्टी बड़ी मेजोरिटी की ओर बढ़ रही है और उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ क्लोजर टाइज और एंटी करप्शन एजेंडा का वादा किया है। भारतीय संगीत जगत का एक स्वर्णिम दौर अब इतिहास बन गया है। महान गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें पूरे राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुआ और वे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थीं। उनके पार्थिव शरीर को लोअर पैरेल स्थित घर पर 11 बजे से 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इसके बाद शाम 5 बजे 21 गन सैल्यूट और पुलिस ऑनर के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेता और आमिर खान जैसे फिल्म स्टार्स भी मौजूद रहे। 12,000 से ज्यादा गानों के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली आशा ताई को पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई बड़े प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सागर जिले के मिदवास इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 286 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जिससे 7200 हेक्टेयर जमीन और 27 गांवों के किसानों को फायदा होगा। फार्मिंग को मॉडर्न बनाने के लिए 2250 करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन पर खर्च होंगे। महिलाओं की सेफ्टी के लिए 240 करोड़ रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विमेन हेल्पलाइन के लिए दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 3553 करोड़ रुपए, हेल्थ सेक्टर में 1005 करोड़ रुपए और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1674 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट्स के लिए 10,801 करोड़ रुपए भी पास किए गए हैं। इससे साफ है कि राज्य में एग्रीकल्चर, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों पर एक साथ बड़ा फोकस किया जा रहा है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच रिलेशंस को लेकर एक अहम बैठक हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य और ईपीपी प्रेसिडेंट मैनफ्रेड वेबर से मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज को और मजबूत करने पर चर्चा की और इस बात पर सहमति बनी कि दोनों के बीच पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखना जरूरी है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को जल्द रेटिफाई करने पर भी जोर दिया गया। यानी फोकस साफ है, ट्रेड, कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को अगले लेवल तक ले जाना। इस तरह की मीटिंग्स इंडिया और ईयू के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच यूके की तरफ से एक क्लियर स्टैंड सामने आया है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन यूएस के किसी भी ब्लॉकेड प्लान में शामिल नहीं होगा। यानी साफ है कि यूके खुद को ईरान के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूके का फोकस मिलिट्री टेंशन बढ़ाने पर नहीं बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखने पर है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स खुले रहना बेहद जरूरी है ताकि ग्लोबल ट्रेड पर कोई बड़ा असर न पड़े। ऐसे में यूके का यह रुख यह दिखाता है कि वह कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहकर स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है। इजराइल में सिक्योरिटी सेटअप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमान गुफमैन को मोसाद का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सीनियर अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मंजूरी के बाद हुई है। नेतन्याहू ने गुफमैन को एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर बताते हुए कहा कि उन्होंने ऑनगोइंग वार के दौरान इंप्रेसिव रिसोर्सफुलनेस और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाई है। पीएम ऑफिस के अनुसार गुफमैन 2 जुलाई 2026 से 5 साल के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रीजन में टेंशन बढ़ा हुआ है और इजराइल के सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ नाइजीरियन एयरफोर्स की एक एयर स्ट्राइक गलती से स्थानीय मार्केट पर गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और कई लोग घायल हुए हैं। यह घटना योब स्टेट में हुई, जो बोर्नो स्टेट के पास है, और यह इलाका जिहादी इंसर्जेंसी का केंद्र माना जाता है। अधिकारियों ने इसे मिसफायर बताया है, हालांकि ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं। वहीं अमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस घटना की पुष्टि की है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाइजीरिया में ऐसे मिसफायर्स कभी कभी होते रहते हैं, क्योंकि सेना जंगलों में छिपे आर्म्ड ग्रुप्स पर एयर रेड्स करती रहती हैं। यह घटना सिविलियन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। वेस्ट एशिया में टेंशन अब और बढ़ती दिख रही है। यूएस मिलिट्री ने ऐलान किया है कि ईरान के पोर्ट्स और कोस्टल एरियाज में आने जाने वाली सभी शिप्स पर ब्लॉकेड लगाया जाएगा। यह फैसला तब आया जब इस्लामाबाद में यूएस ईरान टॉक्स बिना किसी एग्रीमेंट के ख़त्म हो गई। यह बातचीत पिछले 10 सालों में पहली डायरेक्ट मीटिंग थी और 1979 रिवॉल्यूशन के बाद सबसे हाई लेवल टॉक्स मानी जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस हर उस जहाज को इंटरसेप्ट करेगा जो ईरान को टॉल देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस भी हटाए जाएंगे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यूएस के कदम को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ऑयल प्राइसेज बढ़ रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर दिख रहा है। वेस्ट एशिया में सिचुएशन अब और भी सीरियस हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगी। यह फैसला तब आया है जब इस्लामाबाद में यूएस ईरान टॉक्स फेल हो गई और सीज फायर भी खतरे में आ गया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी शिप ईरान को टॉल देगा उसे इंटरसेप्ट किया जाएगा और स्ट्रेट में बिछाई गई माइंस डिस्ट्रॉय की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। वहीं जेडी वांस ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर डील की शर्तें नहीं मानी। ईरान की तरफ से मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने यूएस पर भरोसा न जीत पाने का आरोप लगाया है। इसी बीच लेबनान में इजराइल की बॉम्बिंग जारी है और टेंशन लगातार बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेज और इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। आज सोना और चांदी के दाम को लेकर मार्केट में क्या चल रहा है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 15,400 से 15,600 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है। यानी अगर 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो इसकी कीमत लगभग 1,54,000 से 1,56,000 रुपये के आसपास पड़ रही है। अब बात करते हैं चांदी की, तो आज चांदी का रेट करीब 265 से 275 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,65,000 से 2,75,000 रुपये के बीच ट्रेड कर रही है। फिलहाल मार्केट में कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव है, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।